हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हमने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर शुरू कर रखा था जिसके अभी तक 3-4 लेक्चर्स आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूव कर आए हैं कि जो रिफ्लेक्शन थी या जो लाइट थी वो एज अ वेव भी थी। इसको वेव थ्योरी के बेस पर हमने रिफ्लेक्शन प्रूव करी थी। याद होगा तुम्हें, हेगन्स ने बताया था कि लाइट एक वेव होती है, तो जो कि बताती थी कि लाइट डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन भी शो करेगी, बट क्योंकि लाइट वेव है तो रिफ्लेक्शन वेव भी करती है, तो उसने ये भी प्रूव किया। रिफ्रैक्शन वेव भी करती है, उसने ये भी प्रूव करने के लिए वेव थ्योरी को अपने रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूव किया। कैसे प्रूव किया देख लो। तो आप लोगों को सबको ये तो पता है रिफ्रैक्शन होती क्या है। रिफ्रैक्शन होती है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं कि ये मीडियम है डेंसर मीडियम, एक ग्लास स्लैब, और बाहर का मीडियम है रेयरर मीडियम। मीडियम चेंज हुआ, मीडियम क्योंकि चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। मतलब जो लाइट की स्पीड होगी वो यहाँ v1 होगी, इस मीडियम में v2 होगी। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या है? v1 v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी। इसका मतलब इधर लिख देता हूँ, जो v1 होगी वो ज़्यादा होगी हमेशा v2 के, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये मीडियम है एयर और ये मीडियम है ग्लास। तो जितना ज़्यादा मीडियम रेयरर होगा, हल्का होगा, उतना ज़्यादा उसमें से लाइट तेज चलेगी। जितना ज़्यादा भारी होगा उतनी ही उसमें से लाइट स्लो चलेगी। जैसे आप बोलो कि आपको रेयरर मीडियम में और डेंसर मीडियम में स्विमिंग करने को बोल दिया जाए, आपको पानी में स्विमिंग करना पड़े तो आसान लगेगा, बजाय कि आपको पानी से भारी किसी लिक्विड में स्विमिंग करना पड़े तो आपको थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस होगा। क्लियर? सेम ऐसे ही लाइट को रेयर मीडियम में चलना आसान लगता है, डेंसर में चलना मुश्किल लगता है। तो ऐसे ही रिफ्रैक्शन तुम्हें पता है, एक रे ऑफ लाइट आएगी 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 आई, एक और रे ऑफ लाइट आ रही है, वो मान लो टकरा कर इधर आई। सही है। अब यहाँ पर बनेगी एक नॉर्मल, यहाँ पर बनेगी एक नॉर्मल। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बनाता हूँ, एक नॉर्मल यहाँ पर भी बनेगी। तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी सीधी, बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो ये अबे रेयर से डेंसर जाती हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। सही है। यहाँ पर फिर नॉर्मल है, अब ये जानी तो चाहिए थी सीधी, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चली जाएगी। सही है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही तो होगा, डिट्टो सेम इसमें भी ऐसा होगा। ये इधर आएगी, ये आएगी इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है। इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल आई और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ये होती है रिफ्रैक्शन। अब एक मेरे को बात बताओ, ये एक सरफेस है जहां पर लाइट टकरा रही है। सही है। इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम पता, इंसिडेंट और एंगल, इसके बीच का एंगल ये होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए इंसिडेंट है। मैं इसी सरफेस को भी फोकस कर रहा हूँ, इंसिडेंट, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गोली मारो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को याद रखो। सही है। अब क्या होगा, हमें याद होगा वेव फ्रंट बनाना कैसे बनाते थे। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, सर ये तो नहीं आता, ये नहीं आता, तो पहली वीडियो जाकर वेव फ्रंट की देखें तभी समझ में आएगा। तो वेव फ्रंट क्या होता था? वेव फ्रंट हमने पढ़ा था, वेव फ्रंट जब पढ़ा था ये बोलते थे कि जो भी रे ऑफ लाइट निकलती थी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर निकलती थी। जब भी वेव फ्रंट बनता था तो जो हाँ वेव फ्रंट बनेगा उसके परपेंडिकुलर हमेशा प्रोपगेशन ऑफ लाइट जाएगी या प्रोपगेशन ऑफ वेव जाएगी। इसका मतलब है इनसे रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये भी तो है कि वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होगा। अरे यार, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होंगे। सही है। तो मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो बनाऊंगा वो इंसिडेंट रे पे बनाऊंगा। ये इंसिडेंट रे है, दोनों इंसिडेंट ही तो है ना इस सरफेस के लिए। ये दोनों इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड है, इस सरफेस के लिए ये दोनों इंसिडेंट है। बिल्कुल, मैं अभी इसी सरफेस को देख रहा हूं मैं। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इंसिडेंट, दो इंसिडेंट रे हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनेगा। तो एक ही वेव फ्रंट बनाता हूं जो कि दोनों के परपेंडिकुलर। ये एक वेव फ्रंट हो गया जिसको मैंने दोनों के परपेंडिकुलर बना दिया। इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए बी।
ए बी क्या है, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट क्यों बोला, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव के ऊपर वेव फ्रंट बना है। ये होगा क्या, ये यहां से 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना, दोनों के 90 डिग्री पे बनेगा। बिल्कुल सही बात, दोनों के 90 पे बनेगा। क्लियर है। अब एक बात देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो यहां से ये टेढ़ी आ रही है, तो यहां तक डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेगी। यहां तक ऐसे आ रही ना, अब टेढ़ी लाइन आ रही है ऐसे, तो एक तेज जाएगी एक धीरे, टेढ़ी आ रही, दोनों डिस्टेंस बराबर करती करती, बट यहाँ पर टकरा गई, इसने आगे जाना अभी, बट यहाँ तक तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा ना, परपेंडिकुलर है, यहाँ तक तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब वो आगे यहाँ से टकरा के अंदर बढ़ गई, बट वो आगे सीधी जा रही है, तो ये डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल किया ना इसने, इससे मतलब यहाँ तक वो सेम आ रही, आती आती यहाँ तक सेम आई, यहाँ तक दोनों ने डिस्टेंस टाइम सेम ट्रेवल किया। मान लो जब वो बी पे पहुंची, तो दोनों रेज जब बी पे ए बी पे पहुंची हैं, जब दोनों रेज ए बी परपेंडिकुलर पे टकराई हैं, तो टाइम टी था, टाइम 0 था, मान लो ऐसे कुछ हो तो टाइम हुआ होगा, मैं मान लेता हूँ 0 था। फिर टाइम बीत के कुछ टाइम टी हो गया, कुछ टाइम टी हो गया, तो बी से सी तक जाने के लिए, बी से सी तक जाने के लिए उन्होंने टी टाइम लगाया। ऐसे ही ए से भी कहीं चली गई होगी, यहाँ पर ए से भी, तो अभी देखो ये दोनों रिफ्रैक्टेड हैं, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, तो इनके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन मारूं तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। तो मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर मारता हूं इन दोनों के, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो इसको बोल दो ए सी डी, बोल दो इसको ए सी डी। अब ये जो सी डी बनाया है ये है वेव फ्रंट, कौन सा, रिफ्रैक्टेड वाला, क्योंकि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या बनता है, रिफ्रैक्टेड रेस के परपेंडिकुलर, ये रिफ्रैक्टेड रेस इनके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनेगा। तो ये रिफ्रैक्टेड रेस इनके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर सेम, एक ही परपेंडिकुलर मार दिया, दोनों के परपेंडिकुलर में सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट के परपेंडिकुलर इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा उतना ही यहां से आने में लगे, क्योंकि ये 90 तो दोनों पैरेलल तो हुई लाइनें, दोनों लाइनें पैरेलल ही तो हुई बेटा, हुई ना, क्यों 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई, ए सी बी डी इक्वल हुआ, ए सी बी डी इक्वल हुआ, बट मुझे बताओ बी सी कितना डिस्टेंस है। इस वाले आपके मीडियम में लाइट की स्पीड थी v1, इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड थी v1, नहीं लिखी, डेंसर में थी ना, इस वाले में थी लाइट की स्पीड v1, ये रेयरर में स्पीड है, ये डेंसर में स्पीड है। तो रेयरर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v1, और यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, t टाइम। b से c जाने में उसको टाइम कितना लगा, ए बी तक टाइम 0 था, बी से सी जाएगी तो टाइम कितना लगा, टी। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना हो गया, v1 इंटू टी, सही है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ऐसे ही यहाँ स्पीड कितनी है, ये डेप्थ, यहाँ v1 टी थोड़ी होगा, यहाँ पर अलग अलग ट्रैवल करे, अरे यार टाइम उतना ही है बट स्पीड अलग है, तो ट्रैवल कितना करेगी, ट्रैवल करेगी v2t, यहां पर भी डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम v2t। तो क्या हुआ कि जो AD है, AD की वैल्यू हुई v2t और BC की वैल्यू हुई v1t। समझ में आया कैसे आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v1, टाइम लगा t, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो सेम लगेगा, टाइम तो सेम ही लगा, पैरेलल डिस्टेंस इक्वल किया उन्होंने, सेम टाइम उठा रहा हूं मैं, तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए डिस्टेंस अलग अलग, डिस्टेंस सेम देता तो टाइम अलग अलग, क्योंकि यार ये स्पीड, ये यहाँ धीरे चल रही है, यहाँ तेज चल रही है, धीरे चल रही है, डिस्टेंस अलग अलग कवर होगा, बट स्पीड तो सेम होगी, स्पीड तो अलग होगी, तो टाइम सेम होगा, सही है। तो BC का डिस्टेंस v1t, AD का डिस्टेंस v2t। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कौन सा, नॉर्मल के साथ वाला मत बताना, नॉर्मल के साथ वाला मत बताना। एंगल ऑफ इंसिडेंट वो है जो इंसिडेंट रे का या इंसिडेंट के वेव फ्रंट का, जहां पर एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस सरफेस के साथ कितना एंगल बनता है। याद करो, रिफ्लेक्शन में भी ऐसा किया था। इंसिडेंट एंगल वो भी होता है, ये तो होता ही है नॉर्मल का और इंसिडेंट रे का, बिल्कुल मुझे ये नहीं लेना। मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट वेव फ्रंट कहाँ, AB,
जो वेव फ्रंट है उसका जहां सरफेस पे इंसिडेंट बजी किस पे, AC पे, तो वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट का इंसिडेंट सरफेस के साथ एंगल, इनके बीच का एंगल, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट सरफेस, इनके बीच का एंगल इंसिडेंट। ऐसे ही रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का रिफ्रैक्टेड सरफेस के साथ एंगल, तो ये रिफ्रैक्शन इसी सरफेस पे हुई है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये रहा, ये हुआ एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात? नॉर्मल वाला मतलब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल, वो भी है, होता तो वो भी है, बट ये हम यहाँ पर वेव फ्रंट वाला ज़्यादा लेंगे। सही है बात? ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं पहले। तो अब हम दो ट्राइंगल निकाल लेंगे। दो ट्राइंगल कौन कौन से निकाल लेंगे? एक ABC, ये रहा ABC, एक निकाल लेंगे ADC। ये ABC और ADC ट्राइंगल ले लिया मैंने, मैं बनाकर दिखा देता हूँ तुम्हें। ABC में एंगल B 90 है, BC है V1T, सही है, BC है, एंगल A है एंगल I, यहाँ पर ये है किसको करें, इसको कर दो ADC कर दो, तो एंगल C है एंगल R, और ये है 90, और AD है V2T। यही तो है ना, दोनों ट्राइंगल बाहर निकाल दिया। अभी दोनों ट्राइंगल लो, एंगल ऑफ, हमने क्या प्रूव करना, रिफ्रैक्शन प्रूव करनी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या प्रूव करने हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने हैं। पहला तो यही है, एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा, बिल्कुल सही है, एंगल I इक्वल टू एंगल R होना चाहिए, एंगल I इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसको सिमिलर, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, CPCT से IR हो जाएगा, जैसे पहले किया था रिफ्लेक्शन में। करके दिखाऊं क्या? करके दिखाऊं? जरूरत है क्या करने की? कोई जरूरत है करने की? है सर, है। तो क्या करो, क्या करोगे, क्या करो, कैसे प्रूव करोगे? एंगल I इक्वल टू एंगल R, सिमिलर, सिंपल है। ये 90 है, ये 90 है, ये लाइन इसको काट रही है, कॉन्ग्रुएंट भी क्यों करना है? ये दोनों 90, अरे यार ये लाइन, ये दोनों, ये AC इसको काटती हुई जा रही है, ये A ये C काटती हुई जा रही है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ऑल्टरनेट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। बिल्कुल सिंपल, गोली मारो, हो जाएगा। सही है, ये तो सिंपल, I इक्वल टू IR तो हो ही जाएगा, इसको छोड़ो। हम प्रूव, दूसरा क्या प्रूव करना पड़ता हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि साइन I इज इक्वल टू साइन R। तो क्या करो, इसमें साइन I की वैल्यू निकालो। साइन I क्या होता है? P/H। इसमें थीटा ये है, तो ये B होगा, सॉरी ये B होगा, ये तो H ही रहेगा, ये P होगा। P/H, P कितना हुआ? V1T/AD। ऐसे ही साइन R कितना होगा? P/H, ये है, तो ये H है, ये B है, और ये हो जाएगा P। तो P/H यानी कि V2T/AD फिर हो जाएगा, V2T/AD। अब साइन I/I निकालना है, डिवाइड साइन I/R, तो AD कट गया, तो साइन I/साइन R कितना आया? V1T/V2T, और ये तो कांस्टेंट T कट जाएगा, और V1 और V2 तो कांस्टेंट है सर। V1 और V2 तो, V1 एंड V2 क्या है? कांस्टेंट है? नहीं है सर, कांस्टेंट कहाँ है? कांस्टेंट मतलब मीडियम तो सेम रह रहा है, ये वाला मीडियम सेम है, ये वाला। यहाँ पर कहीं भी लाइट चलाओ तो V1 तो सेम ही रहेगा, लाइट ऐसे आया, कैसे भी आए, V1 थोड़ी चेंज हो। इस मीडियम में लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, तो इस मीडियम में भी लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, V2 भी। तो ये दोनों कांस्टेंट, तो V1/V2 भी कांस्टेंट है, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। तो हम लिख देते हैं साइन I/साइन R इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट क्या थे? V1/V2। तो यहाँ से साइन I/साइन R कांस्टेंट प्रूव हो गया। इसी को बोलते थे स्नेल्स लॉ, जो कि दूसरा लॉ है। वो एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन वो इक्वल होते हैं, वो तो पता ही है, एक ही प्लेन में। वो तो जैसे रिफ्लेक्शन में किया था वैसा ही कर लोगे। मेन स्नेल्स लॉ इसमें प्रूव करना होता है, और वो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे किया है। नहीं आया तो समझ लो, V1T V2T डिफरेंस क्यों आए? रिफ्लेक्शन में सेम आते थे V1T, बट यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ, तो इसलिए V1T और V2T आया। स्पीड चेंज हुई मीडियम के हिसाब से, तो दोनों अलग अलग हुए।
फिर हमने साइन आई साइन आर निकाल कर डिवाइड कर दिया, तो आपको साइन आई और साइन आर की वैल्यू v1 बाई v2 आई, v1 भी कांस्टेंट v2 भी कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट म्यू, तो इसलिए पता चला साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूव कर दिए गए, किसने? हेगन ने। तो ये उसकी डेरिवेशन थी, दोनों में से एक आ जाती है पेपर में, अच्छी तरीके से पढ़ लें। हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इंटरफेरेंस क्या होती है। पहले हम समझेंगे इंटरफेरेंस क्या होती है, फिर हम समझेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर हम समझेंगे YDSC यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस क्या होती थी। ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन, फिर डिफ्रैक्शन का SSD, और उसके साथ ही एक दो टॉपिक के साथ ही चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।